दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर जी एडवांस। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस तीनों है पिक्चर। एंड दिस इज प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हैविंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसमें हमें बताना क्या है कि पहले स्विच ओपन थी फॉर लॉन्ग टाइम ओपन रखने के बाद इसको उस समय क्लोज करते हैं जब इस ब्रांच में ऐसे इस लूप में करंट कांस्टेंट हो गई, यानी इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो गई है। फिर देखें कि जब ये सर्किट ओपन था, ये स्विच ओपन थी, इसको उस समय क्लोज किया जाता है जब इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो चुकी है। दैट मीन्स इस पूरे लूप में करंट कांस्टेंट हो चुकी है। और ऐसा तब होता है जब ये सर्किट लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहने दिया जाए। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगा तो लॉन्ग टाइम बाद दैट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए कनेक्टिंग वायर, और दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक ए जीरो वोल्टेज एलिमेंट। कनेक्टिंग वायर मीन्स यहाँ कोई वोल्टेज नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जब इसको क्लोज करते हैं, इसमें करंट स्टेबल होने के बाद, तो दो क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोज करने के तुरंत बाद, यानी फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर ऑफ द स्विच। इसको क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ पोटेंशियल पूछा गया है, और इसको क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद यहाँ का पोटेंशियल पूछा गया है कैपेसिटर का। और ऐसा करते समय, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालते समय या एक्सप्रेशन निकालते समय, फाइनली कहा गया तीनों रेजिस्टेंस को हमें बराबर मान लेना है। सिंप्लीफाई द आंसर अज्यूमिंग ऑल रेजिस्टेंस टू बी इक्वल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जहाँ भी इस तरह से कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का केस होगा, वहाँ कैपेसिटर का चार्ज, वैसे इन जनरल भी कैपेसिटर का चार्ज कभी अचानक चेंज नहीं हो सकता अगर उसके साथ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है। आई एम रिपीटिंग, कैपेसिटर का चार्ज सडनली चेंज नहीं हो सकता, एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकता इफ देर इज सम रेजिस्टेंस इन सीरीज। वो इसलिए क्योंकि अचानक चार्ज चेंज होने का मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आई, जो कि विद इन नो टाइम चार्ज चेंज हो गया। ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ ह्यूज वोल्टेज ड्रॉप कराएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ फाइनाइट वोल्टेज सोर्स है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि इंडक्टर की जो करंट होती है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टर की जो करंट होती है वो भी कभी एब्रप्टली चेंज नहीं होती इन जनरल। यहाँ की करंट सडनली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि सडन करंट चेंज होने का मतलब di/dt इन्फिनाइट हो गया, कि di फाइनाइट हो गया, dt ज़ीरो, तो di/dt इन्फिनाइट हो गया। इन्फिनाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मीन्स इन्फिनाइट वोल्टेज। इन्फिनाइट वोल्टेज तभी हो सकता है जब यहाँ इन्फिनाइट सोर्स वोल्टेज हो, ऐसा है नहीं। तो कभी इंडक्टर में हम करंट को अचानक वेरी नहीं करेंगे। केवल एक एक्सेप्शन होता है इसमें कि अगर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट आ जाए तो वहाँ फिर फ्लक्स को अचानक नहीं वेरी करते, उस केस में Li को कांस्टेंट रखते हैं। मैं इस पर भी ज़्यादा जाना नहीं चाहता, अदरवाइज विल लीड टू कन्फ्यूजन। अभी हम मान के चले अगर इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इंडक्टर की करंट अचानक कभी चेंज नहीं होगी। इसकी मीनिंग होगी कि स्विच क्लोज करने के पहले जो भी यहाँ करंट थी, क्लोज करने के तुरंत बाद वही करंट यहाँ होगी, राइट। और क्लोज करने के पहले जो यहाँ चार्ज था वही चार्ज क्लोज करने के तुरंत बाद होगा। यही बात यहाँ लिखी गई है। अब स्विच क्लोज करने के पहले क्या क्या थे, यहाँ चार्ज जीरो था, यहाँ लिख दिया गया। इसमें करंट क्या थी उसका एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है। कैसी ये थी करंट, क्योंकि जब क्लोज नहीं हुआ था ये, तो इसमें करंट स्टेबल हो गई थी। क्वेश्चन में दिया गया है करंट हैज बिकम कांस्टेंट, तब क्लोज करते हैं इसको। तो di/dt ज़ीरो, यानी इसका पोटेंशियल ज़ीरो। और कहा भी हमने कि इंडक्टर लॉन्ग टाइम बाद कनेक्टिंग वायर जैसा हो जाता है, यानी इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं होता। जब कोई पोटेंशियल नहीं होता तो ये कनेक्टिंग वायर दिखेगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। सेल्फ लगेगा
कि सर्किट में एक R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसके साथ, उस करंट क्या भेजेगी सेल ई अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज E/2R। और क्लोज करने के बाद यानी t इक्वल टू 0 प्लस एक सिंबल लिया मैंने, 0 प्लस ये सिंबल टू फील्ड यानी हम बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 यानी क्लोज करने के तुरंत बाद का। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच VL एग्जिस्ट, ये मैंने कहा जैसे वो स्विच को क्लोज करेंगे ठीक है करंट तो नहीं चेंज होगी अचानक, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पहले ज़ीरो था, अब अचानक एग्जिस्ट कर सकता है। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल एग्जिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, वो सडनली चेंज हो सकता है। पहले यहाँ पोटेंशियल नहीं था लेकिन अचानक आ सकता है। तो ये हमारा नोन है, अब उसको निकालें कैसे। तो अब इस कंप्लीट सर्किट में देखा जाए तो सेल से जो भी करंट चलेगी इससे I1, कुछ इधर गई I2, कुछ इधर गई I3। अब इस पोटेंशियल को भी हमें एक अननोन की तरह यहाँ दिखाना पड़ेगा। इस पोटेंशियल को यहाँ कैसे VL दिखा दें, यहाँ सेल के कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल चार्ज दिखा दें या VC दिखा दें, या इसको मैं QIC लिख सकता हूँ। अब हमारे पास अननोन है अभी I1, I2, I3, VL एंड Q। ऐसे तो 5 अननोन दिख रहे हैं, लेकिन हमें कई सारी चीज़ें हमें पता है। जैसे स्विच को जब मैंने क्लोज नहीं किया था, जो Q था वही बाद में होगा, तो एक तरह से पता लग गया वो ज़ीरो है, राइट। क्लोज करने के पहले यहाँ करंट हमें पता है E/2R, क्लोज करने के तुरंत बाद भी वही रहेगी, तो हमें I2 भी पता लग गई है। तो अननोन एक तरह से क्या बचे, अननोन बच गए I3, I1 एंड VL। तो वी शुड हैव 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन कहाँ से आएंगी, एक यहाँ किरचॉफ जंक्शन लगा देंगे और 2 लूप हैं, 2 में KVL लगा देंगे। वो लूप कोई भी 2 ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, एक हम लोग इसको ले सकते हैं या ये दोनों अलग से ले सकते हैं। तो मैंने यही यहाँ किया हुआ है। लेट अस सी दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन KVL से आई है, ये भी इक्वेशन KVL से आई है। जैसे इसको देखें, पहली यहाँ से यहाँ चले, E का हमें गेन हुआ, फिर I1 R1 का ड्रॉप हुआ। हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं अलॉन्ग द करंट तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, राइट। और ये ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, ये गेन हुआ, तो नेट गेन कितना हुआ, E माइनस I1 R1, राइट। और लूप पूरा करना है, ऐसे चलें तो यहाँ से यहाँ I2 R2 का ड्रॉप होगा और VL का भी ड्रॉप है। तो वाइसी वर्सा में यहाँ से यहाँ चल के देखूँ तो VL भी गेन है, I2 R2 भी गेन है। तो जो गेन यहाँ से यहाँ हुआ वही गेन मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया। एक सिंपल रूल है कि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो जितना मुझे यहाँ से यहाँ गेन होना चाहिए उतना यहाँ से यहाँ गेन होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। इसको लेफ्ट में लेके हम जीरो भी कर सकते थे लूप पूरा करके। तो KVL लिखने के 2 तरीके होते हैं, जैसे ये मैंने किया है, एक पूरे में एक जगह शुरू करके फाइनली वहीं आके ज़ीरो इक्वेट कर देते हैं। तो एनीवे इट इज़ वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। KVL एक सिंपल चीज़ है, उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता मैं। फिर हम लोग ऐसे बाहर KVL लगाते हैं, बाहर KVL मैंने ऐसे लगाया। फिर यहाँ से यहाँ नेट गेन देखता हूँ मैं, E का गेन, I1 R1 का ड्रॉप, तो यहाँ लिख लिया। फिर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, ऐसे देखता हूँ कितना गेन हुआ, तो VC का गेन हुआ यानी QIC का गेन हुआ, तो QIC का गेन हो गया। और करंट ऐसे है, करंट के मैं अपोजिट चल रहा हूँ, फिर गेन होगा I3 R3 का, I3 R3। तो यहाँ से यहाँ गेन और यहाँ से यहाँ गेन इक्वेट कर दिए गए। बट VL हमें पता ही, क्योंकि ये सब कुछ मतलब हमें देखना है इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर जैसे मैंने बताया, जो जस्ट पहले था उसमें कुछ चीज़ें वही होंगी, जैसे ये तो हो जाएगा ज़ीरो। VL इज ए क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें I2 पता है, I2 नथिंग बट IL। तो I2 पता है कितना, E/2R।
और जंक्शन लगा दें, जंक्शन लगाएं तो क्या मिलेगा हमें, I3 की जगह हम लिख सकते हैं, I3 की जगह लिख सकते हैं I1 माइनस I2, और जो I2 हमें पता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ I1 माइनस E/2R, राइट। तो यहाँ फिर से देखें, अब इस पूरी इक्वेशन में केवल दो अननोन दिख रहे हैं, VL और I1। इस इक्वेशन में आप देखें I1 I2 तो हमें पता है कि ये, तो इस इक्वेशन में I3 की जगह ये फाइनली लिखा, तो I1 इधर भी आया हमें, ये हमें पता ही है 0, तो दोनों में केवल I1 और VL अननोन है। तो यहाँ से हम I1 निकाल के इसमें डाल दें तो हमें VL की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा हम लोग करेंगे तो वी विल गेट, वन शुड चेक, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, -E/4, ये VL की वैल्यू आएगी, यू कैन चेक। माइनस का मतलब हुआ कि जो मैंने ड्रॉप पोटेंशियल का VL ऐसे माना है वो यहाँ लोअर होगा, इधर हायर हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ E/4 का गेन होगा, राइट। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ दिखने में I1, I2, VL और I3 तीन अननोन दिख रहे हैं। QC हमें पता है, QC चेंज नहीं होना था अचानक, तो 0 को 0 लेंगे। I2 नहीं चेंज होना था अचानक, वो E/2R लेंगे क्योंकि I2 इसमें फ्लो हो रहा है। तो अननोन कितने बचे, I1 और VL। I3 की जगह जंक्शन लास्ट से I1 माइनस I2 लिखा, I2 की वैल्यू डाल दी E/2R, तो कुल मिलाकर I1 और VL यहाँ दो अननोन बचेंगे, दो को लीनियर इक्वेशन है, वी कैन रिसॉल्व, तो VL की वैल्यू आ जाएगी -E/4, राइट। अब रह जाता है इसमें अगला पार्ट, वो ज़्यादा इजी है। उसमें एक प्रॉपर्टी, इसमें क्या पूछा मैंने, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो कैपेसिटर को क्लोज करने, स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद हमें बताना है यहाँ पोटेंशियल क्या होगा। इसके लिए एक बेसिक रियलिटी में निकाल कर आता हूँ। लॉन्ग टाइम बाद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जहाँ होगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जहाँ होता है वहाँ कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं जाती है। तो लॉन्ग टाइम बाद ये सर्किट इफेक्टिवली कुछ ऐसा दिखेगा, पहले इसको रब कर देते हैं। सर्किट में जहाँ कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट नहीं भेजेंगे, तो उसको हम लोग एक ओपन सर्किट जैसा दिखा देंगे। तो इफेक्टिव सर्किट ऐसा दिखेगा। और लॉन्ग टाइम बाद जैसा पहले बताया, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर। तो जहाँ इंडक्टर है, ये इंडक्टर था, ये पार्ट, ये कनेक्टिंग वायर में बदल जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा R और नीचे रेजिस्टेंस R है, ये है, यहाँ सेल दिखा दी जाएगी। ये तो इसकी करंट, यहाँ पे करंट हम आसानी से लिख सकते हैं, जो करंट यहाँ जाएगी वही इधर चली जाएगी, ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, जहाँ कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में लॉन्ग टाइम बाद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स करंट नहीं भेज पाता, यानी यहाँ चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, देयर इज नो करंट नहीं होगी तो यहाँ वोल्टेज नहीं होगा, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो सारा इसको मिलेगा। आपको ये कह सकता है कि जब यहाँ करंट नहीं जा रही तो वोल्टेज कैसे हुआ, वो वोल्टेज पहले डेवलप हो चुका है ड्यू टू अर्लियर चार्जेस। करंट नहीं जाने से वोल्टेज नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। करंट नहीं जाने से वोल्टेज रेजिस्टेंस में नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है IR, लेकिन कैपेसिटेंस के वोल्टेज का करंट से रिलेशन नहीं होता, QIC होता है। तो जो चार्ज यहाँ बिल्डअप हो गए वो पोटेंशियल यहाँ जनरेट कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ मैंने ओपन क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं जा रही है, बट कैपेसिटर इज देयर, इस पर चार्जेस भी हैं। उन चार्जेस जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो यहाँ से यहाँ है,
तो वही यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि ये पॉइंट आपस में सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाना चाहिए सिंपली आई आर। वी सी बराबर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल, जो वी सी है यहाँ वाला वही यहाँ होगा, तो वी सी हो जाना चाहिए आई आर। आई कैसे पाएंगे, ये दोनों सीरीज में हैं, दैट इज ई बाई टू आर। तो ई बाई टू इज द आंसर, राइट। तो जो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल है वो ई बाई टू आर लिखा जाएगा इंटू आर, सॉरी आई आर। आई की वैल्यू हम सीरीज में लेके निकालेंगे। सीरीज में क्यों, क्योंकि यहाँ आगे करंट जा ही नहीं रही है, तो ये दोनों फिर सीरीज में हो गए, राइट। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया ई बाई फोर न्यूमेरिकली। वैसे साइन वाइज देखें तो इधर यहाँ गेन लोअर है, यहाँ हायर है, वहाँ हमने तो केवल वैल्यू पूछी है, सेंस नहीं पूछा है। और दूसरे पार्ट में आंसर हो गया पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम ई बाई टू, राइट। यू कैन रिवाइंड द वीडियो, एक बार फिर से वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। पहली केस में केवल 2 इक्वेशन मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, यू कैन सॉल्व इट, राइट।